नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों के साथ की मुलाकात। पीएम मोदी ने की मंच के आदिवासी समाज के प्रति समर्पण भाव की प्रशंसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। भुज में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीमा चौकी G7 का भी करेंगे उद्घाटन। मौसम में बदलाव के संकेत। आज से उत्तर पश्चिम भारत में जारी भीषण लू की स्थिति में आ सकती है कमी। मौसम विभाग की देश के अधिकांश हिस्सों में 31 मई तक आंधी तूफान की भविष्यवाणी। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम को 60 दिनों तक बढ़ाने पर सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार। और सिंगापुर ओपन में आज पीवी सिंधु की कड़ी परीक्षा। क्वार्टर फाइनल्स में दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी आन से योंग से मुकाबला, तो सात्विक चिराग की जोड़ी भी सेमीफाइनल की दौड़ में उतरेगी। और अब इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस खास मुलाकात को प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है, एंड आई कोट, नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात का अवसर मिला। आदिवासी समाज के लिए इनका समर्पण भाव बहुत सराहनीय है। इस दौरान जनजातीय समुदायों के विकास और उनके सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई, अनकोट। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा अभेद्य बनाने की दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन मोड में हैं। राजस्थान के बीकानेर सेक्टर के दौरे के महज एक हफ्ते बाद अब अमित शाह गुजरात के संवेदनशील बॉर्डर सेक्टर भुज पहुंच रहे हैं। गृहमंत्री आज गुजरात के भुज में सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और सीमा पर तैनात BSF जवानों के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। इसके अलावा वो एडवांस कंट्रोल सिस्टम OP टावर 1170 और हरामी नाला क्षेत्र का दौरा कर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। जानकारी के मुताबिक गुजरात दौरे में भी सीमा सुरक्षा, आधुनिक सर्विलांस सिस्टम्स, नई सड़कें, टावर्स और तटीय निगरानी नेटवर्क्स को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे दावणगेरे में यूनिवर्सिटी BDT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लैटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। कल उपराष्ट्रपति पणजी में गोवा राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और फिर CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा भी करेंगे। रविवार को ये कर्नाटक के बेलथांगडी में CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। इसके बाद वो केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी संगठन यानी USISPF की राउंड टेबल चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान पीयूष गोयल ने US भारत व्यापार वार्ता के बारे में उद्योग जगत को अंतरिम समझौता का आश्वासन दिया है। उन्होंने निवेशकों के भरोसे, व्यापार में स्थिरता और नियमों को भारतीय सरकार की प्राथमिकता बताया। इस बैठक ने भारत की द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते भारत आएगा और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी संगठन ने उम्मीद जताई है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच सफल और उत्पादक वार्ता होगी।
भारत में एआई टेक्नोलॉजी के क्रेज को देखते हुए भारत सरकार ने एआई पाठ्यक्रम के व्यापक पुनर्गठन के लिए उद्योग जगत के साथ संवाद किया है। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एआई पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में व्यावहारिक अनुभव बढ़ाने, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग, फैकल्टी डेवलपमेंट और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया। दरअसल इस टास्क फोर्स ने भारतीय शिक्षण संस्थानों में चल रहे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस और संबंधित सिलेबस का विस्तार से अध्ययन किया है। इस अध्ययन में यह स्वीकार किया गया है कि भारतीय पाठ्यक्रम में एआई का समावेश बढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण कमियां भी हैं। ये कमियां टीचिंग मेथड्स, बुनियादी ढांचे, जेनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस और मूलभूत मॉडल विकास जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव से संबंधित थी। इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बात पर भी मंथन हुआ। साथ ही सरकार का सिलेबस में सुधार के अलावा फैकल्टी डेवलपमेंट पर भी विशेष फोकस है। इस बैठक में भविष्य की कार्य योजना को लेकर के 4 तत्काल अगले कदमों पर सहमति बनी है। राष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर, बुनियादी ढांचे, फैकल्टी और स्टूडेंट्स की संख्या जैसे विषयों पर यह सहमति बनी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। वो मॉस्को में पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम और सुरक्षा मामलों के लिए उच्च प्रतिनिधियों की 14वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उस सभा को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को इस साफ तौर पर चुनना होगा कि वे आतंकवाद के प्रायोजकों का समर्थन करते हैं या निर्णायक कार्रवाई से उनका मुकाबला करते हैं। डोभाल ने 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित वैश्विक संस्थानों और ढांचों में तत्काल सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में इन संस्थानों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधारों से ग्लोबल साउथ के देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रियाओं में उनके विचारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति पर डोभाल ने कहा कि होर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए व्यापार की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। एनएस अजीत डोभाल ने मॉस्को में पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम के दौरान रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग से जुड़े द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। बैठक में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में होने वाली आगामी ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक को लेकर के भी विचारों का आदान प्रदान किया। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को उन्होंने प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की और संगठन विस्तार और बूथ प्रबंधन को लेकर के विस्तार से चर्चा की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में सभी 17 कोर कमेटी के सदस्य मौजूद थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। बैठक में उन बूथों पर विशेष फोकस करने की रणनीति तैयार की गई जहां पार्टी पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। महेंद्र भट्ट ने बताया कि कोर कमेटी के सदस्य अगले 2 दिनों तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बूथ स्तर की तैयारियों की समस्याओं की समीक्षा करेंगे। अपने दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे और उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद वे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बताएं कि हाल ही में श्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया था। इसके बाद वे अलग अलग बैठकों में भी शामिल होंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी में मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहां उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
कर्नाटक की राजनीति में मचे सियासी घमासान के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही वे सीधे चाणक्यपुर स्थित कर्नाटक भवन गए। राज्य में चल रहे बड़े सियासी बदलावों के मद्देनजर उनका यह दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। शिवकुमार यहां केंद्रीय आलाकमान के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें कर्नाटक की राजनीति को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके क्या कुछ सियासी मायने हैं, सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के प्रमुख अर्थशास्त्री अगले एक वर्ष में वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि भारत एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरा है जहां विकास की सबसे मजबूत संभावनाएं देखी जा रही हैं। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल लगभग 10 में से 9 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले वर्ष में वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी होगी। WF ने कहा कि 2026 में भारत ने व्यापार नीतियों को अधिक खुला बनाने, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% रह सकती है। हालांकि पश्चिम एशिया संकट की वजह से जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। उभरते हुए बड़े बाजारों में भारत आकार, वृद्धि और संभावनाओं का सबसे संतुलित मिश्रण पेश करता है। अब वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी मजबूती और दूरदर्शिता का लोहा मनवाया है। विश्व की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को 2020 के बाद का सबसे मजबूत और उभरता बाजार करार दिया है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, स्थिर मौद्रिक नीतियों और घरेलू संसाधनों पर निर्भरता ने भारत को वैश्विक तूफानों से बचा कर रखा। आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। वैश्विक अनिश्चितताओं और युद्ध के हालातों वाले इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती और दूरदर्शी नीतियों का परिचय दिया है। विश्व प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत को 2020 के बाद का सबसे दृढ़ और बड़ा उभरता हुआ बाजार बताया है। मूडीज के अनुसार भारत के स्थिर विदेशी मुद्रा भंडार ने वैश्विक संकटों के दौरान न केवल मुद्रा की अस्थिरता को रोका है, बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी मजबूत बनाए रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत भविष्य के किसी भी झटके को सफलतापूर्वक झेलने के लिए बेहतर स्थिति में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मौद्रिक नीति की स्पष्ट और अनुमानित फ्रेमवर्क, स्थिर मुद्रास्फीति अपेक्षाएं और जरूरत पड़ने पर विनिमय दरों का स्वाभाविक समायोजन, ये सभी भारत को उभरते बाजारों के समूह में सबसे मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं। मूडीज ने भरोसा जताया है कि भारत मजबूत और सुलभ बफर्स के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। भारत सरकार और भारतीय कंपनियां विकास, बुनियादी ढांचे और व्यापार के लिए विदेशी बैंकों या निवेशकों से कर्ज लेने के बजाय भारतीय बैंकों, घरेलू बॉन्ड बाजार का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने में मदद मिली है। मूडीज ने भारत की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने हाल के संकटों से बहुत पहले ही सही नीतियां बना ली थीं, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर रह सके। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में भारतीय बाजार ने वैश्विक झटकों को अच्छे से झेल लिया। इन झटकों के बावजूद उनके जोखिम प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं हुई और न ही उन्होंने बाजार पर अपनी पकड़ खोई। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में 4 बड़े वैश्विक संकटों का जिक्र किया है, जिनमें 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत, 2022 में वैश्विक मुद्रास्फीति की तेज बढ़ोतरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियां, 2023 में अमेरिका में क्षेत्रीय बैंकों का संकट, 2025 में नए टैरिफ संबंधी तनाव शामिल है, जिसका सामना भारतीय बाजारों ने अपनी मजबूत नीतियों के दम पर किया। इन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की स्थिरता, नीतिगत परिपक्वता और आर्थिक मजबूती दुनिया के लिए एक उदाहरण बनकर उभरी है। ये न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक निवेशकों के लिए भारत को आकर्षक और विश्वसनीय बाजार भी बनाता है। मूडीज की ये रिपोर्ट भारत के आर्थिक प्रबंधन की सराहना का दस्तावेज होने के साथ साथ भविष्य में भी मजबूत नीतियों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ने करवट बदल ली है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। राहत की ये फुहारें सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी ऐसी तस्वीरें आईं, जहां झमाझम बारिश ने तपते शहर को पूरी तरह से ठंडा कर दिया।
उत्तर पश्चिम भारत में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू से अब राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में आज से भीषण गर्मी और लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। हालांकि राजस्थान, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में फिलहाल ये तपिश बरकरार रह सकती है, लेकिन कल से इन राज्यों में भी पारे में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ देश के अन्य हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 28 से 31 मई के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भीषण आंधी तूफान की आशंका है। ऐसे में बदलते मौसम को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इजराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को और बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इजराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों की वजह से यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। अमेरिका और ईरान 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम बढ़ाने के एक समझौता ज्ञापन के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। हालांकि अभी इस सौदे को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। समझौते की जानकारी सबसे पहले अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने दी थी। इस समझौते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के चल रहे विवाद पर विराम लगने की उम्मीद भी है। इस एमओयू के मसौदे के तहत यह जल डमरू मध्य बिना किसी रोक टोक के वाणिज्यिक यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। इसका मतलब ये इस पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा और न ही कोई हस्तक्षेप होगा। समझौते के तहत ईरान को 30 दिनों के भीतर उस जलमार्ग में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों को हटाना होगा। इसके बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को आनुपातिक रूप से हटाएगा और प्रतिबंधों में छूट देगा, जिससे तेहरान को बिना किसी रोक टोक के तेल बेचने की अनुमति मिलेगी। इस एमओयू में ईरान की ओर से यह औपचारिक प्रतिबद्धता भी शामिल है कि वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 60 दिनों की इस वार्ता अवधि के दौरान ईरान के पास मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार से जुड़े मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी। इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में सैन्य नियंत्रण और बढ़ाने का निर्देश दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को गाजा के 70% हिस्से तक नियंत्रण बढ़ाने का आदेश दे दिया है। फिलहाल इजराइल करीब 64% क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण होने का दावा कर रहा है। वेस्ट बैंक में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना हमास पर हर तरफ से दबाव बना रही है और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। बता दें कि अक्टूबर में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायली सेना को सीमित क्षेत्र तक लौटना था, लेकिन संघर्ष लगातार जारी है। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद शुरू हुए इजरायली सैन्य अभियान में गाजा में भारी तबाही हुई है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। सिंगापुर ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। स्टार शटलर पीवी संधू, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई है। मिश्रित डबल्स में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुकी है। सिंधु ने टूर्नामेंट में अब तक अपनी शानदार लय को बरकरार रखा है और ज़बरदस्त जीत भी हासिल की है। हालांकि उनकी अगली चुनौती अब तक की सबसे कठिन साबित हो सकती है। सिंधु का अगला मुकाबला आज मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एन से यंग के साथ होगा। सिंधु अब तक 8 मुकाबले में इस खिलाड़ी को कभी भी हरा नहीं पाई। वहीं क्वार्टर फाइनल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के कोकी बतनवे से होगा।
पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल्स में जगह बनाने के लिए भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के आरोन ताई और कांग खाई जिंग के साथ होगा। भारतीय बैडमिंटन प्रेमियों की नजरें आज इन तीनों बड़े मुकाबलों पर टिकी रहेंगी। फैंस को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल्स में जगह बनाएंगे। अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की निपम ने महिला 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत करके अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत की है। 18 वर्षीय निपम ने 11.62 सेकंड्स का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। महिलाओं की 400 मीटर हीट में भारत की नीरू पाठक और तहूरा खातून ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में विकास कुमार चौथे स्थान पर रहे। डेकाथलन में भारत के राहुल जाखड़ ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन कर पदक की उम्मीद और मजबूत कर दी है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में यूएन पीस कीपर्स की भूमिका बहुत अहम रही है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में प्रमुख योगदान करता रहा है और अब तक लाखों भारतीय सैनिक विभिन्न मिशंस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 1945 में वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। 2 विश्व युद्धों की विभीषिका झेल चुकी दुनिया में शांति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक व्यापक प्रयास था। संयुक्त राष्ट्र के तहत शांति के लिए कई तरह के संस्थागत प्रयास शुरू हुए। इनमें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बलों यानी यूएन पीस कीपर्स की भूमिका भी बेहद अहम रही है। संघर्ष से जूझ रहे अनेक देशों में शांति की स्थापना के लिए यूएन पीस कीपर्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। इनका यह नाम संयुक्त राष्ट्र के झंडे के हल्के नीले रंग से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा की शुरुआत 1948 में हुई, जब यूएन सुरक्षा परिषद ने पश्चिम एशिया में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को मंजूरी दी। 29 मई को शुरू हुए इस पहले पीसकीपिंग मिशन की वजह से ही हर साल इस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हालांकि समय के साथ यूएन पीसकीपिंग की भूमिका में बड़ा बदलाव आता गया। शांति रक्षा मिशनों में नागरिक, सैन्य कर्मी और पुलिस कर्मी सभी मिलकर काम करते हैं। इन मिशनों के उद्देश्य में संघर्ष वाले स्थानों पर नागरिकों और मानवाधिकारों की रक्षा करने से लेकर पूर्व लड़ाकों को हथियार मुक्त करने, कानून के शासन को बढ़ावा देने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने जैसे अनेक अहम काम शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भारत प्रमुख योगदान करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इन यूएन पीस कीपिंग में साफ नजर आती है। 1953 में कोरिया में यूएन के अभियान से लेकर भारत 50 से अधिक मिशनों में शांति सैनिक भेज चुका है। भारत की तरफ से 2,90,000 से अधिक सैनिक इस उद्देश्य के लिए भेजे जा चुके हैं। इन मिशनों में करीब 180 भारतीय शांति सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। करीब 5,000 भारतीय पीसकीपर्स अभी भी सक्रिय मिशनों में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय शांति सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए 2023 में 3 और 2025 में 2 भारतीय पीसकीपर्स को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च शांति सम्मान डाग हैमरशोल्ड पदक दिया गया। डाग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, जिनकी एक शांति मिशन के दौरान कांगो में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पीसकीपर्स की तैनाती के अलावा भारत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के जरिए संयुक्त राष्ट्र के मिशनों को सक्रिय रूप से मजबूत करता है। दिल्ली में भारतीय सेना द्वारा स्थापित भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा केंद्र हर साल 12,000 से अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित करता है। साथ ही यह केंद्र शांति रक्षा प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मित्र देशों में मोबाइल प्रशिक्षण दल भी भेजता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी का प्रबल समर्थन करते हुए संघर्ष के समाधान और शांति स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की पैरवी करता रहा है। भारत ने पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में पहली बार केवल महिलाओं वाली पुलिस यूनिट तैनात की, जिससे न केवल स्थानीय सुरक्षा को बढ़ाया बल्कि लाइबेरियाई महिलाओं को अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त भी बनाया।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान करते हुए शांति के अनेक प्रयासों में भरपूर योगदान देकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। आज यूएन पीस कीपर्स के इस दिन सब शांति के इन रखवालों को पूरे सम्मान से याद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है नया सवेरा। नमस्कार।